हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, बीपीएससी द्वारा पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के 33 वर्षों के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे और एक एक प्रश्नों के साथ उसके बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन को भी हम कवर कर रहे थे, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई नया प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में बनाया जाए तो उन तमाम प्रश्नों को आप क्या करें तो कवर कर सके और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए, इससे पहले हमने 25 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज 26वें प्रश्न से शुरू करेंगे, जो आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। तो आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा कार्यकारिणी कमेटी था जिसमें कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। क्या यह ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 होगा, या फिर कार्यकारिणी कमेटी 1942 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 होगा, या ऑप्शन नंबर डी कार्यकारिणी कमेटी 1946 होगा। फटाफट आप आंसर करेंगे। तो वह कार्यकारिणी कमेटी जिसमें कांग्रेस ने भू स्वामित्व को क्या करने के काम किए तो समाप्त करने की नीति अपनाई, वो कार्यकारिणी कमेटी 1937 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा और बीपीएससी प्री 1994 का पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कब? तो 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। अब आपसे पूछे कि 1937 के कार्यकारिणी कमेटी के तहत कौन से बिल पारित किए गए संयुक्त प्रांत और बिहार में, तो आप ध्यान रखेंगे संयुक्त प्रांत और बिहार में। संयुक्त प्रांत जो अभी वर्तमान में यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसी को उस समय कहा जाता था। तो इसमें काश्तकारी बिल पारित किए गए, आप ध्यान रखेंगे। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। यानी कि आप यहां से ध्यान में रखेंगे कि वैसे सभी कांग्रेस शासित प्रांत, यानी कि जिस जिस प्रांत में कांग्रेस क्या थी तो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस जिस जिस प्रांत में अपनी सत्ता को लेकर के आगे बढ़ रही थे, वैसे सभी प्रांतों में जो कृषक हुआ करते थे उस कृषक को साहूकार के चुंगल से बचाने का प्रयास किया गया। यानी कि साहूकार के चुंगल से कृषकों को बचाया जा सके और साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं को क्या किया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। इसी के तहत कार्यकारिणी कमेटी 1947 का क्या किया गया था तो गठन किया गया था और इसी गठन के आधार पर ये तमाम कार्यों को क्या किया गया तो संपादित किया गया, ताकि बेहतरीन ढंग से और सुचारू तरीके से वहां के लोगों का जीवन यापन हो सके और जो कृषक है उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो चलिए, उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और यदि सेशन आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ है। आप बीपीएससी प्री की बात करें, मेंस की बात करें, सिलेबस एक ही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्री में भी है और मेंस में भी है, इसलिए एक एक प्रश्न को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। हम अपनी तैयारी को इस तरीके से अंजाम देंगे ताकि ये प्री भी हमारा क्लियर हो और साथ ही साथ मेंस का भी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 8 नंबर का प्रश्न है वो भी हम बेहतरीन ढंग से कवर कर सके। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी कि जो 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, आपको बताना है। और आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बात एक ही है, बस लैंग्वेज को घुमाने का प्रयास किया जाता है एग्जामिनर द्वारा, बस इतना ही देखेंगे। प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। अंतर क्या होगा तो लैंग्वेज में थोड़ा सा खेल खेलने का काम करेगा एग्जामिनर और साथ ही साथ ऑप्शन का फेरबदल कर देता है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा
कि 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? यह प्रश्न लाजमी है कि आपके मन में उठे और यह प्रश्न एग्जामिनर द्वारा बनाया भी जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है, वहां यह अधिवेशन हुआ था और कब? तो फरवरी 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे, यानी कि इनके विपक्ष में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन्हें निर्विरोध क्या कर दिया गया था? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता को प्रदान कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। यानी कि जो 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? तो जीत हासिल करते हैं। और किसको हरा करके? प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसको हरा करके 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में जीत हासिल सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था? तो आप नाम याद रखेंगे, सीतारमैया। और सीतारमैया का सपोर्ट कौन कर रहा था? तो महात्मा गांधी। और जब सीतारमैया हारते हैं तो महात्मा गांधी को ऐसा लगता है कि यह सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है, और वो क्या होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस से रूठ जाते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी गांधी जी उनके बातों को नहीं मानते हैं। वो व्यक्तिगत हार लेकर के अपने ऊपर लेकर के वो क्या करते हैं? तो चीजों को अलग ढंग से अपना आगे बढ़ने का काम करते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जब देखते हैं कि गांधी नहीं मान रहे हैं, गांधी हमसे नाराज है, तो उन्होंने क्या किया कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से इस्तीफा दे दिया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया हमने आपको बता दिया। और जब ये इस्तीफा देते हैं तो उस समय प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न ऐसे भी बनाया जाता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी का जो सीट था या जीत दर्ज किया था या वहां के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके इस्तीफा के बाद वहां का अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसे चुना गया? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जो सुभाष की जगह नया कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो उम्मीद है कि तमाम पॉइंट को, तमाम प्रश्नों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हर संभव मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपकी सभी परेशानियों को दूर किया जाए। चलिए अगले प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? हमने बोला कि जो ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन को हम देख रहे थे तो हमने आपसे बताया कि प्रश्न यह पूछ सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? वहां हम लोगों ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसे हरा करके इन्होंने बनाया था? तो पटाभी सीतारमैया को हरा करके बनाया था। और पटाभी सीतारमैया का सपोर्ट कौन कर रहा था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया जा रहा था। देखेंगे रिसेंटली पूछा हुआ प्रश्न था 2024 में, फिर अब टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा है प्रश्न। और प्रश्न में अंतर क्या है? तो एक ही साल में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। बस अंतर यह है कि ऑप्शन को अब कहां कर दिया गया है? तो ऊपर, और उससे कुछ नए प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है। जैसे सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब देखेंगे, हमने बात किया 1938 जो हरिपुरा अधिवेशन था और 1939 जो त्रिपुरा अधिवेशन था। दोनों में इन्होंने क्या किया था? तो अध्यक्षता की थी। 1938 में निर्विरोध चुने गए थे और 39 में पटाभी सीतारमैया को हरा करके ये बने थे। तो ए और सी दोनों होगा, जिस वजह से इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। और बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न था। तो यदि आप बेहतरीन ढंग से एक एक प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप तमाम प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो बीपीएससी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के साथ जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था? आप बताएंगे कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व
लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की, यानी कि जो क्रिप्स मिशन योजना आई थी उससे भी उसकी वार्ताएं हुई, साथ ही साथ लॉर्ड बेवेल योजना जो आया था उससे भी उसने क्या किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए वार्ताएं की। दोनों से वार्ताएं करने वाले कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे। ए ऑप्शन में है अबुल कलाम आजाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है जेबी कृपलानी और डी है सी राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले आप जानेंगे जो अब्दुल कलाम आजाद थे ये 1940 से लेकर के 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बरकरार रहते हैं। ऐसा क्यों? तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है और जब तक नहीं होता 1946 तक, तब तक ये लगातार 6 वर्ष तक क्या रहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व 6 वर्षों तक इन्हीं के हाथों में रहा। इसलिए जो भी योजना आता था, जो भी वार्ताएं करनी होती थी तो यही करते थे। तो 1940 से 46 के बीच की घटनाएं हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। लॉर्ड बेवेल योजना के बारे में बात करें तो दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बीपीएससी प्री 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, अबुल कलाम आजाद 1939 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, इनसे भी वार्ता इन्होंने किया। लॉर्ड बेवेल योजना 1945 में भारत आया था, इससे भी वार्ता करने का काम किसने किया था, तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। चलिए, यदि सेशन अच्छा लगेगा तो आप चैनल को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जीएस साथी अड्डा का ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार दुलार बनाए रखेंगे ताकि जीएस साथी अड्डा हर रोज नए हौसले के साथ आपकी सफलता को और सुनिश्चित करे और प्रश्नों के साथ एक्सप्लेनेशन को भी बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखे, ताकि यदि कोई नया प्रश्न एग्जामिनर द्वारा बनाया जाए तो उस प्रश्न को आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कवर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल आसानी से आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न जब आसानी से आप पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। प्रश्न को सबसे पहले जरूरत है कि हम समझेंगे। अब यहां कह रहा है कि जब भारत विभाजन का समय था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन आप अच्छे से जान रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था उसी रात्र को, और फिर 14 अगस्त को ही असाइन हो गया कि अब 2 राष्ट्र बनेगा, एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा हिंदुस्तान। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो भारत विभाजन का समय था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या जेबी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे या सी राजगोपालाचारी थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य जेबी कृपलानी थे, सी राजगोपालाचारी नहीं, आचार्य जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहा है, इन्हें बनाया गया था। बीपीएससी प्री 2019 का पूछा हुआ यह प्रश्न है। चलिए जरा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया था। अब आपसे पूछे कि किस अधिवेशन, तो 1946 के अधिवेशन में कहां का अधिवेशन था? तो मेरठ का अधिवेशन था, जहां आचार्य जेबी कृपलानी को क्या बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 1 साल का होता था। जब नवंबर में चुना गया था तो 47 नवंबर में इनका कार्यकाल समाप्त होता और फिर किसी और को बनाया जाता। लेकिन नवंबर दिसंबर से पहले ही अगस्त में ही भारत क्या हो गया था? तो आजाद हो गया था, भारत का विभाजन हो गया था, जिस वजह से इनके नेतृत्व में ही, इनके काल में ही भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और यही प्रश्न आपके सामने था। वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1948 थी, इसके अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने किया था। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1948 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो पटाभी सीतारामैया ने। और यह अधिवेशन कहां हुआ था 1948 का? तो जयपुर में हुआ था। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 जो कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता मात्र एक बार किया था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात करें
तो यह लाहौर में, लखनऊ में, फैजपुर में, तीनों जगह क्रम से इन्होंने क्या किया था, तो अध्यक्षता को किया था। 1929 दिसंबर 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में और दिसंबर 1936 में फैजपुर में। अब 1936 में 2 बार हुआ था। तो जब भी किसी प्रकार का नया कोई नियम पारित करना होता था या कोई बड़ी बैठक होती थी तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो वह विशेष अधिवेशन साल के बीच में ही बुला लिया जाता था, जैसे अप्रैल 1936 का हो गया और दिसंबर 1936 का वार्षिक अधिवेशन होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो कराची की अध्यक्षता की थी, कराची में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने अभी देखा कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, जो विशेष अधिवेशन था, इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्पेसिफाई कर दिया है कि दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था और यह विशेष अधिवेशन के रूप में क्या किया गया था, तो इसे बुलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 से 15 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ। कहां? दिल्ली में। यद्यपि उस समय आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तथापि इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। तो जो 1947 में विशेष अधिवेशन या विशेष सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, उस माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श किया जा सके, इसके लिए यह विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी। चलिए उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक बार आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएंगे और साथ में यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूपरेखा के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। यानी कि आपको बताना है कि जो इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी अप्रैल 1942 में, उसके एक सदस्य भी ये थे। और ये क्या थे, तो ये नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूपरेखा के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में भी सक्षम हुए। वह नाम क्या था? क्या यह सुभाष चंद्र बोस थे, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यह कार्य ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2004 में पूछा हुआ है। चलिए अब जरा बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त कर किया था। यानी कि इस कार्यकारिणी समिति में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया और बहुमत प्राप्त करने के बाद जो यह गुरिल्ला युद्ध था जो जापान के विरुद्ध था, उस पे इन्होंने क्या किया था, तो अधिकार प्राप्त किया और इसको अंजाम तक पहुंचाया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? बहुत बढ़िया,
चार ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्या कराची अधिवेशन 1931 होगा, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह 1931 का कराची अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह जो कराची का 1931 का अधिवेशन था इसी में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित कब किए गए, तो कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौते, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, इसको मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च तक 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। और जब भी बीच में जो अधिवेशन हुआ करता था उसे हम विशेष अधिवेशन के नाम से जानते थे। विशेष तरीके से उस अधिवेशन को बुलाया जाता था यदि किसी प्रकार की कोई वार्ता हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, इन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए, यानी कि जो मौलिक अधिकार हमारा है वो और साथ ही साथ राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है उससे भी संबद्ध प्रस्ताव पारित करने का काम किया गया 1931 के कराची अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। कब, तो 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी का यह शब्द निकला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। प्रश्न हो सके तो एग्जामिनर द्वारा आने वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे 1931 का कराची अधिवेशन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित टॉपिक है, लेकिन यह टॉपिक कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित है। यानी कि गरम दल और नरम दल का विभाजन जब होता है वहां से अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसे विभाजन होता है और कैसे नरम दल का अपना अलग कार्यशैली रहती है और साथ ही साथ गरम दल का अपना अलग कार्यशैली रहता है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। इस टॉपिक का पहला प्रश्न 71वीं बीपीएससी प्री 2025 रिसेंटली बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। हमने आपको बताया कई बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है कि सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल किसने दिया या फिर सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किसने दिया। तो एक नाम आपको बिल्कुल आसानी से याद होगा, सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल कहे या सुरक्षित बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या किया है तो जो प्रश्न है उस प्रश्न के लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा घुमावदार बनाया हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। यदि आप समझ रहे होते कि सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था, सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल किसने दिया था, तो आपका आंसर फटाफट लगता, आपको किसी प्रकार की कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले कांग्रेस के उग्रपंथी नेता लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेकर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिससे ब्रिटिश शासक सुरक्षा बल की तरह प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि लाला लाजपत राय 1916 में जो अपनी यंग इंडिया पुस्तक को प्रकाशित करते हैं उसमें इन्होंने यह बात कही थी कि जो उदारवादी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे चला रहे हैं, यह एक ऐसी संस्था बन गई है जिसे ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, तो अपने लिए सुरक्षा बल का कार्य कर रही है, यानी कि अपने आप को सुरक्षा रखने का कार्य कर रही है और इन्हें बरगला करके चीजों को और लंबा खींच रही है। यह बात किसने कही, यह सिद्धांत किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने दिया था और यही प्रश्न आपसे पूछने की चेष्टा की गई थी। अब आपसे पूछ सकता है कि सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल किस पुस्तक में प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो लाला लाजपत राय द्वारा, और पुस्तक का नाम होगा यंग इंडिया जिसका प्रकाशन
16 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आप बताएंगे जो नरमपंथी नेता हुआ करते थे, एक गर्मपंथी था और एक नरमपंथी था। तो जो नरमपंथी अधिकतम नेता थे वह क्या ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, शहरी क्षेत्र से आते थे, या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से आते थे? तो हम अधिकतर नरमपंथी नेता के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में कहा जाता था ये सभी के सभी मैक्सिमम जो नरमपंथी नेता थे वह शहरी क्षेत्र से आते थे, और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए जरा यहां एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे। चलिए, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता तथा यथा हम बात करें जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता जो थे यह शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। ये लोग शहरी क्षेत्र से क्या रखते थे, तो ताल्लुक रखते थे। इस काल में कांग्रेस पे समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, और इन्हीं लोगों का इस पर अधिकार हुआ करता था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे, यानी कि आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। यदि किसी प्रकार की उपाधि दे दी जाए इन्हें, तो वो उपाधि ये जो शहरी क्षेत्र के नेता हुआ करते थे, जो बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार हुआ करते थे, उन्हें आकर्षित करता था और इन्हें लगता था कि मैं भारत का बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। और इसी का फायदा उठाने का काम कौन करता था, तो अंग्रेज करता था, छोटी मोटी उपाधियां देकर के, प्रोत्साहन देकर के, और फिर उनसे फायदा उठाने का कार्य करने लगते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था, यानी कि जो जनता थी उस जनता से इनका संपर्क काफी सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे और उनके उपचार का प्रयत्न करे। यानी कि इनका कहना था कि कांग्रेस किसी भी जनता की आवाज नहीं है, लेकिन हर देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वो इनकी, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी भावनाओं को समझे, उसके कार्यों को समझे और उसे व्यक्त करे और उसके उपचार का प्रयत्न करने का कार्य करे। तो चलिए 2 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया और इससे आगे के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, तो कल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।